सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, लेकिन न तो सीमा पर शांति कायम हुई और न ही सीमा पार से कंट्रोल हो रहे आतंकियों पर कोई फर्क पड़ा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना और बीएसएफ के साझा कैंप पर हमला किया। इरादा उरी जैसा आतंकी हमला करने का था, लेकिन इस बार भारतीय जवान चौकन्ने थे। बारामूला में आतंकी हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि सुरक्षा बलों के हाथों 2 आतंकी मारे गए। कहा जा रहा है कि 3-4 आतंकी झेलम नदी में कूदकर फरार हो गए हैं। बारामूला में आतंकी हमले के साथ ही सीमा पार से फायरिंग भी जारी है। पुंछ सेक्टर में आज पूरे दिन गोलीबारी चलती रही। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पंजाब के गुरदासपुर में भी सीमा पर हलचल देखी गई तो बीएसएफ ने फायरिंग शुरू की। सीमा पर तनाव के बीच खबर है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ ने फोन पर भारत के एनएसए अजीत डोवाल से बात की। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय के सलाहकार सरताज अजीज का कहना है कि दोनों देशों के एनएसए ने सीमा पर तनाव खत्म करने पर चर्चा की। हालांकि ये सवाल जस का तस है कि सीमा पर गोलीबारी के बीच क्या ऐसी बातचीत का कोई फायदा है। बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो बात की मुद्दत, पहले रवैया तो बदलो। यही होना चाहिए कि आप रवैया बदलोगे, एविडेंस दोगे, तब बात बनेगी, वरना कोई फायदा नहीं। वो हथियार लेके आएगा, हम उसको मारेंगे, उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए हमें। ये नहीं कि सिर्फ बातचीत ही करेंगे और टेरर के लिए जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब भी देंगे, तो इसका बड़ा जुडिशियस मिक्स होता है, तो वो जरूरी है। तो क्या पाकिस्तान की हाल के दिनों की हरकतों को देखने के बाद, कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसने जो किया है, जिस तरह का प्रोपोगंडा किया है, जिस तरह से फिर से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है और साथ ही साथ बारामूला में जिस तरह का आतंकी हमला करने की कोशिश की है, उसके बाद फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है? और क्या ऐसे तनाव के बीच बातचीत का कोई मतलब है? तमाम सवालों पर बात करेंगे, क्योंकि बात जो है वो देश की है। यहां पर हम बात देश की कर रहे हैं, किसी पार्टी की नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे, क्योंकि देश सबसे बड़ा है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और नेशनल स्पोक्स पर्सन श्रीकांत शर्मा जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन जयवीर शेरगिल हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में शशांक जी जुड़ेंगे, जो कि जाने माने कूटनीति के जानकार है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आरएसएन सिंह साहब जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ, और साथ ही साथ कर्नल दानवीर सिंह भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीकांत जी, लगातार क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जारी है। मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया है, और अब वो कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कि कश्मीर के समाधान के बिना बॉर्डर पर शांति हो नहीं सकती। ये उनका ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर स्टैंड है, और भारत कह चुका है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही के साथ साथ कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। यहां से तो कोई गुंजाइश बनती नहीं है। तो पाकिस्तान आखिर अब चाह क्या रहा है, क्या चाहता है वो हमसे? देखिए दीपक जी, पाकिस्तान लंबे समय से एक षड्यंत्र भारत के खिलाफ करता रहा है, और जब से पाकिस्तान बना है तब से वो षड्यंत्र कर रहा है, और 3 बार वो सामने सामने युद्ध लड़ चुका है, और करारी पराजय पाकिस्तान को झेलनी पड़ी है। और इसीलिए उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। पिछले 30 साल से वो प्रॉक्सी वॉर भारत के खिलाफ कर रहा है, और उसमें जिस तरह से हमारे काफी जवान शहीद हुए, और अब एक नीति बदलते हुए, क्योंकि एक आपकी पॉलिसी होती है कि आप पर आपका दुश्मन प्रहार करता रहे और आप बचाव की मुद्रा में रहें, और दूसरी रणनीति होती है कि अगर दुश्मन आप पर प्रहार करने की कोई रणनीति बना रहा है और सटीक अगर जानकारी आपके पास है तो उसको नेस्तानाबूद कर दो। वही रणनीति भारत ने अपनाई उरी के बाद, क्योंकि उरी में हमारे सैनिक सो रहे थे, और सोते हुए सैनिकों पर उन कायर लोगों ने हमला किया, और उसका जवाब जिस तरह से बॉर्डर के पार से हमको जानकारी मिल रही थी कि वो एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत फिर भारत में आना चाहते हैं, उससे पहले हमारी फौज ने उन आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया। तो पाकिस्तान अब बौखलाहट में है। वो दुकान आतंकवाद की चला रहा है। दुकान उसकी आतंकवाद की इसलिए है क्योंकि वो आतंकवाद को तैयार करता है, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी वहां पाए जाते हैं। लेकिन भारत की रणनीति बदली है, और भारत अब उसको उसकी भाषा में जवाब देगा। जिस तरह से हमने दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अलग थलग किया है दीपक जी, जिस तरह से यूएन में उसने राग कश्मीर अलापने की कोशिश की, यूएन के 193 देशों ने उनके झूठ को नकारा,
और अब वो कश्मीर की बात कर रहा है। हम कहते हैं उसको क्या बलूचिस्तान के अंदर आपकी फौज बर्बरता कर रही है, वहां आप चिंता करिए। पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में आपकी फौज बर्बरता कर रही है, वहां के आप हालात को संभालिए। लेकिन उसके पास जो अपना हिस्सा है उसको वो संभाल नहीं सकता, और वो कश्मीर का राग अपने जो अंदरूनी मसले हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर की बात करता है। एक ऑप्शन जो देश के सामने रखा है, दुनिया के सामने है, वो हमने दिखाया है। लेकिन आतंकवाद को नेस्ताना बूंद करने के लिए हमारे पास और भी रणनीति है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम आतंकवाद को समूल नष्ट करेंगे। हमारी फौज तैयार है और नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व उस फौज को लगातार मिल रहा है। गो हेड कहा गया है फौज को जो करना है करो, लेकिन आतंकवाद को समाप्त करो, ये हमारी रणनीति है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे जाबाज सिपाही नितिन शहीद हुए हैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि हमारे उन शहीदों के कारण एक बलविंदर जख्मी हुए हैं, उनके कारण जो उरी जैसा हमला पाकिस्तान करना चाहता था उसको नेस्ताना बूंद किया है, उनको भगाने में हमारी फौज सफल हुई है। तो एक बड़ा हमला टालने में हमारे लोग सफल हुए हैं। नितिन को एक बार फिर हम सैल्यूट करते हैं, और उनकी शहादत, जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। आने वाले समय में आपको इसके परिणाम भी दीपक जी देखने को मिलेंगे। शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन सवाल यह है पाकिस्तान के राहिल शरीफ और नवाज शरीफ जैसे शरीफों को हम सुधारेंगे कैसे। लेकिन जब बड़े आश्चर्य के साथ मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि कल हमारे पुराने गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी का एक बयान आया और कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है जो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ये स्ट्राइक तो हमने पहले भी की थी, लेकिन हमने इसके बारे में बताया नहीं। अगर नहीं बताया था स्ट्रैटेजिक कारणों से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है उसको काउंटर करने के लिए इस सवाल को क्यों उठाया गया? दीपक जी, दो तीन बातें कहूंगा स्पष्ट। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी अपनी सेना को सलाम करती है, और खासकर शहीद नितिन को कि फिर से आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक की आपने बात उठाई है, उससे पहले शुरू करता हूं। देखिए, पहले दिन कह रही था कांग्रेस पार्टी ही क्या पूरा मुल्क आज बीजेपी सरकार के साथ खड़ा है जहां तक आतंकवादी और आतंकवाद को खत्म करने की बात है। ये बात सिर्फ इसलिए कही गई थी कि मीडिया में कई जगह चर्चा चल रही थी कि इससे पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, इसलिए कहा कि 98 सन 2000, 2007, 2013 और 14 में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इसका यह मतलब नहीं जो सरकार ने अब किया वो गलत या पहले किया गलत। सरकारें जो मर्जी है देश हित में हर निर्णय लेगी, पहला। दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया अपने शो पे, क्या पाकिस्तान सुधरेगा? आपने ट्वीट भी किया था। दो तीन बातें बारामूला अटैक से निकल के आती हैं। सबसे पहले यह साबित करता है कि पाकिस्तान आज भी बदनीयत है। उनका आतंकवाद के प्रति जो लगाव है, एक आतंकवाद एक नशे की तरह उनको लत लग गई है जो जा नहीं रही। दूसरा, एक सवाल एक देशवासी की तरह हम सबको पूछना चाहिए, क्या पाकिस्तान सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग थलग हो गया है? हां, निंदा हुई है उनकी, पर क्या उनकी आतंकवाद की जो मानसिकता है उस पर कोई असर पड़ गया है? क्या जो चीन की वजह से उनको समर्थन मिल रहा है उसकी वजह से उनका हौसला बढ़ रहा है? क्या हमें ये बात सोचनी। आज मैं जानता हूं डोवल साहब अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मिले और उन्होंने इस बात पे चर्चा भी की। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, राजनाथ सिंह जी ने पानाजी में सितंबर 10 को कहा, और सही कहा, कि 2016 में घुसपैठ बहुत बढ़ गई है। उसका कारण है कि 121 अटेम्प्ट हुए हैं घुसपैठ के, जिसमें से तकरीबन 50 to 53 सक्सेसफुल रहे हैं। उसका कारण सीधा है, यूएन में हो चाहे वे, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। वो देश पूरे विश्व का जो ध्यान है आतंकवाद की लड़ाई से उसको भटका के कश्मीर की तरफ लेके आना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि मानन अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है। उस ध्यान को नहीं हमें भटकना दीजिए। अब मौका आ गया है, वक्त भी आ गया है कि चीन और यूएस को कहना चाहिए कि आप सही मायने में आतंकवाद के प्रति गंभीर हैं तो अपनी आर्थिक कड़ी तोड़िए। आप जो इनको $900 मिलियन अभी भी यूएस ने भेजा है, चीन ने यूनाइटेड नेशन में कल कहा है मसूद अजहर एक आतंकवादी नहीं है, ये सब बदलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि इस परसेप्शन को अभी तक मोदी सरकार नहीं बदल पाई है। नहीं, देखिए, यत्न पूरे कर रही है, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करूंगा, पर बार बार मोदी सरकार को चीन और यूएस को याद कराना पड़ेगा कि मित्रों, केवल कागजी कार्रवाई और निंदा से असर नहीं पड़ेगा। ये चाहे पाकिस्तान, मैं इनको कहता हूं 3D देश, ढीठ, डरपोक, दो गला मुल्क है।
ये मोटी चमड़ी वाला मुल्क है। जब तक सही मायने में इनका गला नहीं घूटा जाएगा ये बाज नहीं आएंगे। और जैसे श्रीकांत ने कहा, एक आखिरी बात कहूंगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी केवल आतंकवाद के पैसे से चलती है। हकानी नेटवर्क हो, अब्दुल रहमान माकी हो, सैयद, उनको तोड़ने के पैसे लेते हैं और उनको ही सप्लाई करते हैं। जब तक वो पैसा बंद नहीं होगा ये सुधरने वाले नहीं है। ये सुधरने वाले नहीं है। लेकिन आज जो बात कही है निसार खान जंजुआ जो एनएसए हैं श्रीकांत जी, वो कह रहे हैं कि सीमा पर तनाव खत्म हो और उसके बाद फिर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए और अब आगे क्या होना चाहिए ऐसे हालात में, क्योंकि आज भी चाइना जैसे मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं उसको। कल हम जिस तरह से हमने देखा मौलाना मसूद अजहर को लेके जो वीटो हुआ, दोनों बातें ये इंडिकेट करती हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत समर्थन चाइना या बाकी कुछ देशों का बचा हुआ है पाकिस्तान के पास। दीपक जी, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कोई रणनीति नहीं है, इसलिए उनके बयान बदलते रहते हैं, उनकी रणनीति बदलती रहती है और उनके फौज के कुछ आला अधिकारी कुछ और बोल रहे होते हैं। और सीमा पर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और जो सिविलियंस हैं, जो सिविलियंस इलाके हैं, वहां पर वो गोलाबारी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का चरित्र है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जहां तक आप चाइना की बात कर रहे हैं, यूएस की बात कर रहे हैं, तो दीपक जी 2.5 साल से हम यही सब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जो चुनौतियां हमको मिली हैं, उन चुनौतियों को कैसे हमें उनको सफलता में तब्दील करना है, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और ये आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। इसको पूरी तरह से समाप्त करने की भी रणनीति हमने बनाई है। जिस तरह से आप कूटनीतिक क्षेत्र में देखें, पाकिस्तान को अलग थलग किया है। ये बात फैक्ट है कि यूएन में जिस तरह से हमने एक आतंकवादी घोषित किया जाए, वो जो जैश ए मोहम्मद का मुखिया है और चाइना ने उसको वीटो लगाया है, तो हमने साथ साथ ये भी कहा है दुनिया के तमाम मंचों पर कि आतंकवादियों का समर्थन करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जो रणनीति हमारी अब तक रही है उसमें बहुत हद तक हम सफल हुए हैं। जहां तक चाइना की बात है, तो चाइना भी एक दिन इस बात को स्वीकार करेगा कि आतंकवाद के साथ नहीं चला जा सकता, आतंकवाद पर दोहरे मत नहीं हो सकते। आतंकवाद पर या तो आपको आतंकवाद को दिखना चाहिए कि आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, या फिर आतंकवाद को आपको कंडेम करते हुए दिखना चाहिए। और जब कंडेम करते हैं तो आपकी बातचीत में कंडेम नहीं, आपकी कार्रवाई में आप आतंकवाद को कंडेम कर रहे हैं, तब दुनिया के सामने एक सख्त मैसेज आता है। मुझे लगता है कि यह सरकार अपेक्षाओं की सरकार है, इस सरकार से बहुत अपेक्षा है और मेरे कांग्रेस के मित्र ने भी एक अपेक्षा रखी है। निश्चित रूप से हम देश की जनता को, राजनीतिक पार्टियों को निराश नहीं होने देंगे। आतंकवाद को समाप्ति के लिए हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और हमारी फौज ने दीपक जी बता दिया है कि फौज के अगर आप हाथ खोल दो तो फौज हमारी अमेरिका से भी ज्यादा अच्छे से ऑपरेशनों को अंजाम दे सकती है, इजराइल से भी बेहतर तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है, ऑपरेशनों को अंजाम दे सकती है, इजराइल से भी बेहतर तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। और ये जो हमने पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन किया, एंटी टेरर जो ऑपरेशन था, जो हमारा सफल हुआ है, इससे हमारी फौज ने दुनिया के अंदर साबित कर दिया है कि अगर उनके हाथ खोल दिए जाएं तो वो हर लड़ाई को जीतने के लिए सक्षम है। ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आरएसएन सिंह साहब, जो सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूं, वो तो मान ही नहीं रहे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से भी सर्टिफिकेट ले लिया, उन्होंने लोगों को घुमा दिया वहां पर। क्या साबित क्या करना चाहता है पाकिस्तान? और ऊपर से यह कह रहा है कि जब तक कश्मीर का समस्या का हल नहीं होगा तब तक सीमा पर शांति कायम नहीं हो सकती। ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद आज पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। देखिए, मैं इतना आपको बता दूं और कुछ जानकारी मुझे भी है और ये शेयर करने में कोई हिचक नहीं है मुझे, कि इंडिया ने बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही रिस्ट्रेंट के साथ, कंजर्वेटिज्म और रिस्ट्रेंट के साथ बयान दिए हैं इसमें। जब सच्चाई आएगी तो आपको जो कैजुअलिटीज के फिगर्स हैं वो शायद आपको दुगने सुनने को भी मिल सकते हैं। बात अभी यही हो रही थी, मैं कहीं और किसी और चैनल पे था, कि क्या ये जो जितने वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और ये है तमाम चीजें उसको जारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वो परमानेंट एंटी इंडिया सिनिक्स जो है, और जिसको अंग्रेजी में डाउटिंग थॉमसेस कहते हैं, इस तरह के सिनिकल भाषा का प्रयोग। तो मैं इस चीज पे, कुछ लोगों का मानना है कि दिखाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा,
कि आप हर कार्रवाई के बाद फ्यूचर में आपको यही होगा कि आप इसका वो दिखाओ, इसका प्रूफ कहाँ है। कुछ लोग का मानना है कि अभी ऑप्टिक्स इतना है कि इसको दिखा देना चाहिए, और शायद हो सकता है कि आपको वो सारी कुछ वो देखने को मिले। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुई है कि देखिए एक क्या था कि ये जो पूरा प्रॉक्सी वॉर जो चल रहा था, एक एंड में इस स्पेक्ट्रम के एक एंड में न्यूक्लियर वेपन्स थे, दूसरे एंड में प्रॉक्सी वॉर था, और उन्होंने कहा कि ये कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट का कोई स्कोप ही नहीं रह गया। बिल्कुल, यही उनकी स्ट्रैटेजी थी। अभी क्या हुआ है इस आपको मैं बता रहा हूं। आपने जब स्ट्राइक किया, और ये कोई कहता है कि पहले भी होते रहे हैं, लोकल लेवल सेक्टोरल लेवल पे हुआ होगा, बट पहली बार ये एक नेशनल एफर्ट के रूप में ये गया है पूरा। तो इससे आपको भी खबरें आपको भी आई होंगी कि पाकिस्तान की सेना में काफी मूवमेंट हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके को बीफअप किया जा रहा है। पहले क्या था, एक मॉडिकम प्रेजेंस था वहां की सेना का, जस्ट टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। बाकी जितने ये ऑफेंसिव एक्शंस होते थे ये जिहादी तंजीमों के वो है। अब हमने क्या कर दिया है इस कार्रवाई से, और जो मूवमेंट्स मिलिट्री मूवमेंट्स बताते हैं कि हमने उनको ये मजबूर कर दिया है कि अब आप कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लौट के आओ। तो ये हमारे लिए एक बहुत हैप्पी सिचुएशन है। आप ड्रग मनी से जिहादी तंजीमों से ऑफेंसिव करवा सकते हैं छोटे छोटे। ये आप देखो, कोई भी जो सुसाइड अटैक हुआ इंडिया, कितने लोग होते हैं, 4-5, मैक्सिमम 26 से 11 में 10 हो गया। तो अब हमने क्या किया है कि हमने रूल्स ऑफ द गेम जो है वो पूरा चेंज कर दिया है। ये इन्फेंट्री का इनको बात समझ में आएगी कि 760 किलोमीटर लगभग का आपका जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जब आप डिफेंसिव पे हो तो एक बहुत बड़ा वो समस्या दिखता है, लेकिन जब आप ऑफेंसिव में हो तो वो 760 किलोमीटर एक बोनांजा है आपके लिए। आप उस 760 किलोमीटर में इतने ऑप्शंस कर सकते हो, और आपको डिसेप्शन के इतने अपॉर्चुनिटीज है। तो ये देखो, हमने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने बिल्कुल चेंज कर दिया। शशांक जी, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने भले से चेंज किए हो, लेकिन आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में फर्क पड़ेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हिंदुस्तान की मांग है, जो जिसको सिनिक मांग कह रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो कह रहा है कि नहीं यहां कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, बाकी कुछ देश कह रहे हैं यहां कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को ले गए। आखिरकार पाकिस्तान साबित क्या करना चाहता है, और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ऐसे में क्या होगी? क्या कोई नी जर्क रिएक्शन देगा, या इसी तरह से घुमाता रहेगा, बहलाता रहेगा? अरे साहब, बॉडीज गाड़ दिए इन्होंने, वही पाकिस्तानियों ने बिल्कुल गाड़ दिए। नहीं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो हम लोगों ने उनको थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेटस में ले आए हैं, तो वो अभी चल रहा है, और वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इन तंजीमों के साथ में कितना आगे बढ़ना, कितना उनकी अपनी कन्वेंशनल आर्मी को इधर ज्यादा लाना है। देखिए, अमेरिका वगैरह हमसे बहुत समय से कहते रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को जो है ज्यादा मत छेड़ो, नहीं तो उनको जो उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ अपनी फोर्सेज लगा रखे हैं वो आपके यहाँ शिफ्ट कर देंगे, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आप जो है उनको ज्यादा, और आप बातचीत करते रहो। और भारत बातचीत भी करता रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है, कोशिश भी की, अपनी कोशिश करी। खाली ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी इस बेसिस पर आए थे कि वो पुराने ढर्रे पर नहीं चलेंगे, तो तब से उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद में पिछले 2-2.5 साल में अब वो भी, और जितनी भी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं और आम जनता है, वो सबकी एक्सपेक्टेशन थी, जो कहते हैं अपेक्षा, वो कहा है श्रीकांत शर्मा जी ने कि भाई अब क्या करके दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी नए उसमें माहौल में, जो उन्होंने कहा है कि हम बाकी में पाकिस्तान को बदल के दिखाएंगे ताकि वो आतंकवादियों को मदद ना करें। तो अब उसकी पहल हुई है शुरू, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे सिंह साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि पूरा का जो है पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, और अब उसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि चीन भी और अमेरिका भी। देखिए, एक समय में जनवरी 2004 में जी इन दोनों देशों ने, इसके अलावा और देशों के अलावा मैं कहूंगा इन दोनों देशों ने मेनली पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि भाई ये न्यूक्लियर का चक्कर छोड़ो, पाकिस्तान भारत के साथ में मित्रता करो, और अपना कोई अरेंजमेंट करके ऐसा कोशिश करो कि आतंकवादियों को जो है उनके घुटनों वो टेक दें। थोड़ी देर, कुछ महीने चली बात वो, लेकिन जब तक हमने 26/11 में देखा कि वो सब कुछ बदल गया, बिल्कुल,
तो वो मेरे ख्याल मुझे से याद है दोबारा 2004 का वो हिस्टोरिक डिक्लेरेशन जिसके करता धरता आप ही थे सब। नहीं, मैं नहीं था, लेकिन थे और भी लोग थे। ब्रजेश जी के ब्रजेश के जी साथ थे, में वहाँ काम पे करा मैं है। उस दिन इस्लामाबाद में मौजूद था जिस दिन पहली बार पाकिस्तान ने माना था अटल जी की सरकार के टाइम पे कि वाकई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हम करते हैं। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि पाकिस्तान के दो शरीफों को कैसे समझाएंगे? नवाज शरीफ अपना चाम खो चुके हैं, लोग वहां कह रहे हैं कि राहिल शरीफ को लाओ, लेकिन राहिल शरीफ की क्या है भारत से खुन्नक और क्या वो कोई नी जर्क रिएक्शन कर सकते हैं? ब्रेक के बाद कर्नल दानवीर। तो सवाल यहां पर दो बड़े हैं, क्या पाकिस्तान ऐसे मानेगा? क्योंकि पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बातों से मनाने की बहुत कोशिश की, एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नल दानवीर सिंह जी, आपसे मैं यहां पे जानना चाहूंगा, राहिल शरीफ जो हैं, जब भी उनकी बारे में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो एक एंटी इंडिया अप्रोच उनका है और लोग कहते हैं कि उनके खानदान के लोग 2 वॉर्स में मारे गए, 1965, 1971, और कहीं ना कहीं उन्होंने भारत को लेकर वो अप्रोच अपना के रखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में वहां की जनता का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए वो कोई नी जर्क रिएक्शन कर सकते हैं? देखिए, जब भी कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि जब आर्मी बैकफुट पे होती है, जैसे वहां पे अंदरूनी हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, बलूचिस्तान में देख लीजिए, जहां पे, और सिंध के हालात देख लीजिए, जहां पे आर्मी थोड़ी सी बैकफुट पे है। सिंध में आर्मी को बहुत ही डिमोनाइज्ड तरीके से पेश किया जा रहा था उस समय, तो एंटी इंडिया स्टांस लेने से वो अपनी क्रेडिबिलिटी को किसी तरीके से सेफगार्ड करते हैं। जहां तक उनके नी जर्क रिएक्शन का सवाल है, यस, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, और इसी कारण से इंडियन आर्मी जो है, जितने भी डिफेंसिव फॉर्मेशंस हैं, पिछले 24 घंटे से बॉर्डर पे बैठी हुई हैं, वो इसी वजह से बैठी हुई है। 24 घंटे से बॉर्डर पे बैठी हुई हैं, वो इसी वजह से बैठी हुई हैं कि कहीं पाकिस्तान के जो राहिल शरीफ हैं, वो किसी मिस एडवेंचर को अंजाम ना दे दें, स्पेशली इन पंजाब एंड चिकन नेक एरिया। तो ये एक इशू है। और दूसरी, जैसे हम ब्रेक पे जब बात कर रहे थे कि रिगार्डिंग रिलीज ऑफ वीडियो, ना उस मुद्दे पर आऊंगा, क्योंकि उसका पहला जवाब मुझे श्रीकांत जी से लेना है। श्रीकांत जी, आज एक मिनट, देखिए, मिस एडवेंचर, मेरी बात मान लो आप, ये 3 दशक से जिहादियों को इस्तेमाल करते करते वहां की सेना बिल्कुल, उनका जो एज है वो ब्लंट हो चुका है, आरामखोर हो गया हो। नहीं, आरामखोर बोलते हैं ना, जो बिल्कुल आराम पसंद होता है। और जब ये डिस्कशन इस प्रकार से चल रहा है, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का आर्मी रिजर्व नॉर्थ है, आर्मी रिजर्व नॉर्थ जो है, जानकारी के मुताबिक झेलम और जनरल एरिया में इस तरफ पॉइज्ड हो गया है। इसका मतलब ये ऑफेंसिव फॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि ये अगर ये ऑफेंसिव करता है और अगर हम तैयार नहीं होते हैं, तो हिंदुस्तान के जो कश्मीर है, उसको बड़े आसानी से कट ऑफ कर सकता है। तो इसलिए हमारा जितना भी 10 कोर, 9 कोर, 11 कोर है, वो आज की तारीख में, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल आगे बॉर्डर पे तैनात है और इस प्रकार के मिस एडवेंचर को रोकने के लिए बिल्कुल सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम, पूरी। श्रीकांत शर्मा जी, अब मैं यहां पर राजनीति की बात करता हूं। हर कोई आदमी नैरेटिव चेंज करने में लगा हुआ है। जेएनयू के वक्त लोगों ने नैरेटिव चेंज किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बात को लेकर आ गए। कश्मीर के वक्त लोगों ने नैरेटिव चेंज किया। अब जो नैरेटिव चेंज करने की कोशिश हो रही है, वो ये हो रही है, आर्मी ने तो बहुत अच्छा काम किया, हम सैल्यूट करते हैं, मोदी जी को भी सैल्यूट करते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, लेकिन पीछे से एक चाबी लगाते हैं, फुटेज रिलीज कर दो। आप क्या देखते हैं इन मांगों को? क्या ये नैरेटिव चेंज करने की कोशिश है? फुटेज रिलीज कर दो भाई। देखिए दीपक जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है और मैंने पहले भी कहा था कि इस पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया है, पाकिस्तान को हमने जिस तरह से सार्क में अलग थलग किया है, पाकिस्तान के घर के अंदर जिस तरह से उसके झगड़े और ज्यादा बढ़े हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में भी खूब वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलूच में ऑलरेडी पहले से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जो पाकिस्तान की जो भाषा है, वो हमारे देश में कोई बोलता नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है तो निश्चित रूप से हमारे देश के जो लोग हैं वो ये भी देख रहे हैं कि कौन आज पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और कौन देश की फौज और सरकार के साथ खड़ा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, दीपक जी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को कैसे, क्योंकि आप कह रहे थे कि अच्छी बात आपने बोली कि जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उसकी स्ट्रेटजी भी हमारी सरकार ने तैयार की है। आप देखें कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, उसका एक प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है और उसमें जिस तरीके से उस कैंपेन को एक जन समर्थन मिल रहा है, मैं मानता हूं कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब पाकिस्तान एक मिलिटेंट
कंट्री घोषित होगा और जब पाकिस्तान एक आतंकवादी देश घोषित होगा तो जो हमारे मित्र अपेक्षाएं कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये देश का प्रत्येक नागरिक अपेक्षा कर रहा है कि पाकिस्तान को हम कैसे उसकी कमर तोड़ें, कि वो कैसे उसको हम पूरी तरह से ग्रिल करें कि वो आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे। तो इसकी पूरी प्रोसेस है। पाकिस्तान के पास मौके भी हैं कि अगर वो चाहे तो उस मंच पर वो आ सकता है, जो एक मंच है जो आतंकवाद के खिलाफ बना हुआ है। और अब अगर उनको लगता है कि उन्हें अपने आवाम से कोई उनको लगाव नहीं है, उनको तो सिर्फ पैसे से और आतंकवादी संगठनों से वहां की फौज को लगाव है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान आसानी से मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान की एक और सर्जरी की जरूरत है और सर्जरी के लिए देश भी तैयार है, हमारी फौज भी तैयार है, हमारी सरकार भी तैयार है और उसका समय हमारी फौज तय करेगी। हमारी फौज तय करेगी। और वाकई एक समय तो फौज ने दिखा दिया है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कितनी कामयाबी से कर सकती है। कर्नल साहब, सबसे पहले जयवीर से शुरू करूंगा। जयवीर, ये जो आम आदमी पार्टी ने इफ्स एंड बट्स लगा के एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की कि फुटेज रिलीज कर दो, क्या आपकी पार्टी का क्या मानना है? क्योंकि श्रीकांत जी साफ साफ बोल रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। ये एक बिल्कुल गलत मांग है। ये आर्मी का मसला, कोई T20 मैच नहीं चल रहा वाखंडे स्टेडियम में कि बाहर स्क्रीन लगा दी जाए, आर्मी जा रही है, चौका लग गया, छक्का लग गया। आप देखिए 26/11 के बाद क्या हुआ था कि बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि किस तरह कुछ चैनल्स लाइव ऑपरेशन दिखा रहे थे और पाकिस्तान में हमारा क्रिटिसिज्म हो, हमने पाकिस्तान में हमने रोका उसको। क्रिटिसिज्म आज हमारी एक टेक्नोलॉजी, हम आतंकवादियों के खिलाफ या सर्जिकल, ये ज्यादा इनका तजुर्बा है। टेक्नोलॉजी हम बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हम अपना उसका खुलासा नहीं करना चाहते। तो अरविंद केजरीवाल एक कहूं कि एक बस चुस्की लेना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस मौके में भी कोई राजनीतिक फायदा उठा दे। ये मांग गलत है। कांग्रेस पार्टी की कोई मांग नहीं। हमें अपनी आर्मी में विश्वास रखना चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, कल को बीजेपी, कल कांग्रेस, कल को कोई, पर आप हर आर्मी के एक्शन पे एक प्रश्न चिन्ह लगा देंगे तो आर्मी के मनोबल पे भी असर पड़ता है। कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं, उनके मनोबल पे असर पड़ता है। कर्नल साहब, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जब ये वक्तव्य दे रहे थे तो बड़ा दुख लगा कि इस प्रकार की भाषा हमारे देश के राजनीतिज्ञ बोल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की भाषा है। पाकिस्तान की डिमांड वो हमारे राजनीतिज्ञ जो है ये डिमांड पेश कर रहे हैं। अगर इसको टेक्निकली मैं समझाऊं, रिटोरिक्स के थोड़ा परे, तो ये ऑपरेशन में कैसे हुआ, जैसा कि RSN सिंह साहब बता रहे थे कि हेलमेट माउंटेड कैमरास, UAV जिसको आमतौर पर ड्रोन कहते हैं, UAVs के ऊपर इंफ्रारेड कैमरास, इसके और स्टैटिक कैमरास, वहां से फिल्मिंग हुई और जब ये पूरा ऑपरेशन गया तब ये पूरी चीज की फिल्मिंग हुई। तो इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है? इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपके कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप किस रास्ते से गए और कौन सा रास्ता आपने इख्तियार किया। आपकी ऑफ सीक्रेसी इन्वॉल्व है, टेरेन इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। तो अगर ये आप सब रिलीज कर देंगे तो आपके पास जो एज है, अभी एज, वो आप एज लूज कर देंगे। शायद हमने कुछ ऐसा इक्विपमेंट यूज किया हो जो कि अभी दुनिया को मालूम ना हो, हाँ, सीक्रेट इक्विपमेंट हो। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से इस प्रकार की मांग करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच कर दूं तो एंटी नेशनल है। सिंह साहब, बिल्कुल सहमत हूं इन लोगों से। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 2-2.5 दशक में जो ये साइकिल चला ना, ये सिक्लिक नेचर ऑफ प्रॉक्सी वॉर, कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद एक डोज ऑफ विजिट्स, रिकंसिलिएटरी जेस्चर्स और फिर टेररिस्ट अटैक। तो ये सिक्लिक जो नेचर था प्रॉक्सी वॉर का, उसने एक बड़ी इंडस्ट्री को एक पैदा किया पाकिस्तान में, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, जो वो प्रॉक्सी वॉर। और ये वही इंडस्ट्री के लोग हैं जिनका नाम लिया आपने, पता नहीं वो उस इंडस्ट्री के हिस्सा है या नहीं, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहां पे तैयार हो गई थी और वो इंडस्ट्री शुरू दिन में जो लोग वर्स्ट डिट्रैक्टर्स थे प्रेजेंट गवर्नमेंट के, वो लोग तारीफ करने लगे कि ये मेच्योरिटी देखो, इंडिया बाय नॉट बाय नॉट गेटिंग प्रोवोक्ड, द प्राइम मिनिस्टर तो एकदम स्टेट्समैन बन गए। और जब ये हो गया सर्जिकल स्ट्राइक तो वो लोग सब अंडरग्राउंड हो गए। तो ये इतना सिनिसिज्म अच्छा नहीं है देश के लिए। वाकई कभी कभी इस तरह के बयानों को देखते हैं तो हमको भी लगता है कि आखिर किसके लिए हम ये बयान दे रहे हैं और किसका हित साधना चाहते हैं। लेकिन सर, जो हालात दिख रहे हैं वो हालात ऐसे हैं।
ऑल पार्टी मीटिंग में आज कश्मीर की बात हुई। ऑल पार्टी मीटिंग ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग ने कहा कि जब तक कश्मीर सॉल्व नहीं होगा सीमा पर तनाव खत्म नहीं हो सकता। तो क्या ये अनंत काल तक चलेगा? आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, असेसमेंट्स इन मामलों में जैसे मिडिल ईस्ट के केस में, इसी तरह से इंडो पाकिस्तान के केस में वो कई बार गलत हो जाते हैं। तो मैं खाली यही कहना चाहता हूं कि अंततः अगर हमारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वही हम चाहते हैं। उसके लिए अगर हमको जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, चाहे उनमें से इस समय हमारे खिलाफ कुछ लोग काम कर रहे हैं जैसे चीन है, हम उनके साथ भी हमको मिलकर काम करना चाहिए, ताकि शांति से बिना न्यूक्लियर का ये जो ऊपर लगा रखा है छतरी कि भी न्यूक्लियर हम वहां पर बॉम्ब है, ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइप के लोग बोलते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। और असर ये पड़ेगा कि आतंकवादी जो इस समय, मेरे ख्याल से न्यूक्लियर ब्लफ कॉल हो चुका है, और जो ये जो फसाद था कि हर छोटी सी खांसी के ऊपर भी वो बोलते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, दैट ब्लफ हैज बीन कॉल्ड। अभी जो बड़ी समस्या जो राहिल शरीफ को ये पैदा हो रही है कि जो हमने जो अम्ब्रेला बना रखा था कि इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला की वजह से हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा, उसने तो कर दिया। अब तो फेस सेविंग बहुत मुश्किल हो गई है, और वो मानने को तैयार नहीं कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। शशांक, आप नहीं, मैं मानता हूं इस बात को। तो इसीलिए आवश्यकता ये है कि चीन जो इस समय एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया दोनों को छत्र छाया दिए हुए है, और आपस में कई बार उनके रिश्ते भी वो मजबूत करता रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह होता रहा है कई मसलों पर, तो उसको समझ में आएगा कि वो भी जिम्मेदार ताकत बने एशिया में और विश्व में। वो खाली परमानेंट सीट लेके बैठ जाएं और भारत को रोकते रहें, जबकि भारत ने पहले, जब भारत को मौका था कि ताइवान की सीट भारत ले लेता, भारत ने कहा नहीं भाई ये तो चीन को मिलना चाहिए, उनकी है, तो भारत ने अपनी वो दिलदारी दिखाई। चीन में भी कम से कम दिलदारी दिखाने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम नॉर्मल सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट तो उनको परस्यू करना चाहिए, और जो उन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम बैठ के भारत पे और पाकिस्तान को एक कोने में रखेंगे और दोनों को आपस में झगड़ाते रहेंगे, नहीं, वो नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एशिया के सब देश मान चुके हैं कि बिना भारत और चीन दोनों को साथ में अच्छे रिश्ते नहीं होंगे तो एशिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो चीन को ये बात माननी चाहिए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर पहले उन्होंने दबाव डाला था, फिर दबाव डालना चाहिए आतंकवाद से अपना पल्ला झाड़ने के लिए। मुश्किल है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पुराने वाले हालात नहीं रहे, अब आतंकवादी फ्रैंकस्टाइन्स मॉन्स्टर्स जो कहते हैं वो बात हो गई, दुनिया में फैल गए, वो सारी दुनिया फैल, सारी दुनिया में कम से कम 80% तो सब जगह बोल पाने जाते हैं। चाइना के खुद के लोग वो हैं। मैं आप सबके पास आऊंगा, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो एक सवाल जो मेरे मन में बहुत कुलबुला रहा है वो ये है कि ये युद्ध विराम का उल्लंघन बार बार क्यों? क्या परमानेंट ऐसे हालात रखना चाहता है अपनी जनता को खुश रखने के लिए, या वहां की आर्मी से चलने वाली पैरेलल इकोनॉमी को खुश रखने के लिए पाकिस्तान? ब्रेक के बाद इसकी बात करें। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत को एक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उकसा रहा है, क्योंकि इस बॉर्डर पर अभी भी अंधाधुंध फायरिंग चल रही है, रुक रुक के फायरिंग हो रही है, और आज बारामूला में फिर से एक बार फिदायीन हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना और जो जवान थे वहां राष्ट्रीय राइफल्स और बीएसएफ के, उन्होंने उनको मार भगाया। सीधे चलते हैं श्रीकांत शर्मा जी के पास। श्रीकांत शर्मा जी, जिस तरह से पाकिस्तान कदम बढ़ा रहा है वो देखते हुए आपको क्या लगता है? कई सारे लोग, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। भारत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसे हालात में सिचुएशन डिफ्यूज कैसे होगी जब इस ढंग के प्रोवोकिंग स्टेटमेंट आएंगे और ऐसी हरकतें सीमा पर होती रहेगी? दीपक जी, हमने दुनिया के सामने बहुत स्पष्ट किया है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, और आपने देखा कि हमारी फौज ने कहा कि जब हमको जानकारी मिली कि हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है, हमारे अलग अलग शहरों में बर्बादी करने के लिए कुछ आतंकवादी आ सकते हैं, हमारी सीमा के अंदर आतंकवादी आ सकते हैं, हमें ऑन लॉन्चिंग जो पैड थे वहां जाके नेस्तानाबूद किया, और उसके बाद हमारा ऑपरेशन समाप्त हुआ। और उसके बाद लगातार, लेकिन ये जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि पाकिस्तान को एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, और मैं मानता हूं कि अब उस दिशा में हम हर तरीके से चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरकर उस दिशा में हमारी रणनीति काम करेगी। लेकिन मैं पूरी तरह से उसका खुलासा आपके चैनल पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन
पाकिस्तान आसानी से सुधरने वाला नहीं है। ये दुनिया को भी हमने कहा है, रशिया का भी स्टेटमेंट आया है कि वो आतंकवादियों को पनाह देना बंद करे, अपनी जमीन का उपयोग आतंकवादियों के लिए ना होने दे। तो दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है और एक कैंपेन ऑनलाइन पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए, वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। 5 लाख लोगों ने उस पर सिग्नेचर किए हैं, वो भी बहुत आगे जाएगा। और मैं मानता हूं कि हमारी जो रणनीति है आतंकवाद को समाप्ति के लिए, हमारी फौज की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की, हमारी देश की जनता की, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की, वो जीत उसमें निश्चित रूप से रहेगी। जयवीर, इको करते हैं श्रीकांत की बात को कि अगर इस तरह से चलता रहा तो आखिर में होगा क्या? देखिए, मैं आशा तो करता हूं जो ये कह रहे हैं वो सच हो, पर हमें भी किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो आपने कहा कि एलओसी पे फायरिंग कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट बढ़ गए हैं, घुसपैठ बढ़ गई है। उसके 2 कारण हैं। कश्मीर में वो सिविल अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, अशांति। एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो बात की बात है, डोमेस्टिकली भी हमें हर राजनीतिक दल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो हमारा कई पार्टियों का, पीडीपी का नाम लूंगा, अलगाववादियों के प्रति जो ज्यादा प्रेम है, जो सेपरेटिस्ट को हम सपोर्ट करते हैं, उसको रोक दिया जाए। आपने देखा होगा अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन एक स्वर में सबने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक ठीक हुई, सिवाय पीडीपी के। उसने सीधा प्रेशर नहीं, अभी भी बात कीजिए, तो पहले उसमें सुधार आना चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन पिटीशन की बात कर रहे हैं। 16 जुलाई 2016 ये टेड 4 का जो बिल आया, उससे पहले भी पाकिस्तान में ये बात चल रही है और पिछले 3 वर्षों से चल रही है। हर सदर सेशन में एक बिल आ जाता है, कोई लॉबी कर देती है, पाकिस्तान को डिक्लेयर किया, कुछ नहीं हुआ। चीन के 46 बिलियन डॉलर का स्टेक है। जिस तरह हिंदुस्तान और अमेरिका की नजदीकी बढ़ी, चीन और पाकिस्तान की बढ़ी। एक छोटी सी बात कहूंगा, क्या चीन हमें बलूच में कोई हरकत करने देगा? जनवरी में उनके 5 टैंकर को बलूच के कुछ लीडर कह लीजिए, रिबेल कह लीजिए, आग लगा दी। चीन ने एक जंग छेड़ दी उनके खिलाफ। मलाका स्ट्रेट्स में आज वो साउथ चाइना सी की वजह से अलग थलग हो गया चीन। मलाका स्ट्रेट में हिंदुस्तान और यूएस की वजह से थोड़ा घबराया हुआ है। पोर्ट होमरूज बना रहा है यूरो एशिया लैंड से। तो हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं सफल होंगे, पर हमें अपना प्रेशर कम नहीं करना चाहिए और मांग करनी चाहिए। दोहरा रहा हूं, कागजी निंदा नहीं, आर्थिक जो ऑक्सीजन लाइन है उसको कट कर दिया जाए और तभी पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान सुधरेगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान ने कसम खा रखी है, हम कभी नहीं सुधरेंगे, और इस बार हद कर दी है पाकिस्तान ने। इस हद को रोकने के भारत के कदम तो उठा चुका है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीमा के ऊपर तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान कोई कदम उठाता है या नहीं, या सिर्फ जुबानी जमा खर्चा करता है। लेकिन जरूरत है देश को सतर्क रहने की। टुनाइट में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।